सोचिए आप एक स्कूल में बैठे हैं और अचानक हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही खौफनाक और थ्रिल से भरी है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोई नाम की एक लड़की से, जो अपने पिता हान के साथ जंगल में शिकार करने गई है। उसका पिता उसे स्नाइपर गन चलाना और सही निशाना लगाना सिखा रहा होता है। जोई एक हिरण पर निशाना साधती है और गोली चला देती है। गोली लगते ही हिरण गिर तो जाता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो दर्द से तड़प रहा होता है। जोई के पिता कहते हैं कि उन्हें किसी जानवर को इस तरह तड़पते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर जोई एक बड़ा पत्थर उठाती है और हिरण के सिर पर मार देती है, ताकि उसकी तकलीफ तुरंत खत्म हो जाए। इसके बाद दोनों उस हिरण को गाड़ी में रखते हैं और घर लौट आते हैं। घर पर जोई अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी में जाना चाहती है और चाहती है कि उसकी माँ उसके पिता को मना ले। लेकिन जैसे ही उसका पिता किचन में आता है, उसकी माँ अचानक गायब हो जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जोई की माँ की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है। जोई अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए उसे हर वक्त अपनी माँ अपने आसपास महसूस होती है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त लुइस उसे लेने आता है और वो अपने पिता को अलविदा कहकर स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं, जो हमेशा की तरह उन्हें परेशान करने लगते हैं। वे उनकी पुरानी गाड़ी का मजाक उड़ाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं। हालात बिगड़ते देख लुइस गाड़ी साइड में रोक देता है, ताकि वे लड़के खुद ही चले जाएं। इसी दौरान जोई की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वो अपने दोस्त क्रिस को देखती है, जो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खेतों के बीच से गुजर रहा होता है और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जोई और लुइस स्कूल पहुंचते हैं। लुइस उसे लॉकर खोलने के लिए कहता है, लेकिन जोई मना कर देती है, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली होती है, जहां आज हवा और हाइड्रोजन के रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद जब जोई अपना लॉकर खोलती है, तो वो देखती है कि लुइस ने बहुत ही खास तरीके से उसे ग्रेजुएशन पार्टी के लिए इन्वाइट किया है। लेकिन खुशी के बजाय जोई उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ की मौत को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसे लगता है कि लुइस उसके दर्द को समझ नहीं पा रहा। इसी बीच बाहर, जहाँ क्रिस ने बॉक्स छोड़ा था, वहाँ अचानक जोरदार धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर किप नाम का एक लड़का एक टीचर से बात करने का बहाना बनाता है और मौका देखकर अपना बैग वहीं छोड़ देता है। उधर लुइस और जोई आपस में बात कर रहे होते हैं। लुइस उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसे उसके दुख से बाहर निकालना चाहता था। बात करते करते वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और गलती से जूस जोई पर गिरा देता है। जूस गिरने के बाद जोई अपने कपड़े साफ करने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आती है और स्कूल की कैफेटेरिया का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। कार रुकते ही उसमें से क्रिस और उसका दोस्त मैथ्यू बाहर निकलते हैं और बिना एक सेकंड गंवाए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पूरे स्कूल में चीख पुकार मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। किसी तरह वो घायल हालत में बाथरूम तक पहुँचती है। वहाँ जोई उसे देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। लड़की हांफते हुए बताती है कि स्कूल पर हमला हो चुका है। उधर कैफेटेरिया में मैथ्यू सभी लोगों को आदेश देता है कि वे अपने फोन निकालें और अपने घर वालों व पुलिस को कॉल करें। क्रिस इस बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन मैथ्यू समझाता है कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा है, डर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए। इसी बीच किप हाथ में बंदूक लिए स्कूल के बाथरूम्स की तलाशी लेने निकलता है, ताकि ये पता लगा सके कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है। उधर जोई सही समय देखकर छत की तरफ निकल जाती है और वेंटिलेशन के रास्ते आगे बढ़ने लगती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो गलती से किचन में गिर जाती है, जिससे तेज आवाज हो जाती है। ये आवाज हमलावरों तक पहुंच जाती है। क्रिस तुरंत किचन की तरफ बढ़ता है और हर कोने की जांच करने लगता है। उसे शक होता है कि कोई वहाँ छुपा है। तभी उसे एक लेडी कुक दिखाई देती है और बिना कोई मौका दिए वो उसे गोली मार देता है। जोई ठीक पास में छिपी होती है। डर के मारे उसकी सांसें थम सी जाती हैं, लेकिन किस्मत से क्रिस उसे देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। अब मैथ्यू, जो इस पूरे हमले का लीडर है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करता है और बताता है कि उसने कैफेटेरिया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद वो बच्चों को मजबूर करता है कि वे अपने मोबाइल से उसका लाइव स्ट्रीम शुरू करें, ताकि पूरी दुनिया उसे देख सके। उधर जोई किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका दिल उसे चैन से जाने नहीं देता। वो अपने दोस्तों को इस हालत में छोड़कर भागना नहीं चाहती। वो वापस स्कूल के अंदर जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे स्कूल की ओर जाते हुए दिखते हैं। वो उन्हें रोकती है और चेतावनी देती है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि पहले तो वे उसकी बात को हल्के में लेते हैं। थोड़ी देर बाद वे वहाँ से लौट जाते हैं। कैफेटेरिया में मैथ्यू कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि वो लंबे समय से मानसिक तनाव में था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आज वो सबको सुनने पर मजबूर कर देगा। तभी स्कूल का काउंसलर अंदर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये रास्ता गलत है। मैथ्यू उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है, आज आप मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं और जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मेरे हाथ में बंदूक है। वो उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले जब वो मदद मांगने आया था, तब उसे डांट कर भगा दिया गया था और स्कूल से निकालने की धमकी दी गई थी। काउंसलर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही क्रिस अचानक गोली चला देता है और काउंसलर वहीं गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू सबकी तरफ देखता है और पूछता है किसके लाइव स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। लुइस हाथ उठाकर बताता है कि
कि उसके लाइफ पर लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मैथ्यू उसे खुली छूट दे देता है कि वो पूरे स्कूल में घूमकर हर चीज लाइव दिखाए ताकि दुनिया उनका खौफ अपनी आंखों से देख सके। दूसरी तरफ जोई स्कूल की खिड़कियों के पास जाकर बच्चों को इशारों में बाहर निकलने को कह रही होती है। स्कूल बहुत बड़ा है इसलिए वो एक चाल चलती है और फायर अलार्म बजा देती है ताकि सभी बच्चे क्लास से बाहर आ जाएं। लेकिन मैथ्यू तुरंत अपनी साथी एना को आदेश देता है कि अलार्म बंद किया जाए। एना सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अलार्म सिस्टम बंद कर देती है। अलार्म रुकते ही बच्चे फिर से अपनी क्लास में लौटने लगते हैं। तभी स्कूल की सेक्रेटरी माइक पर अनाउंस करती है कि स्कूल में हथियारबंद हमला हुआ है, इसलिए सभी बच्चे दरवाजे अंदर से बंद कर लें और खिड़कियों से दूर रहें। असल में यही मैथ्यू चाहता था कि सारे बच्चे एक ही जगह फंसे रहें ताकि वो अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सके। इसके बाद वो किप को कहता है कि स्टाफ रूम में छोड़ा गया बैग उड़ा दिया जाए। जैसे ही धमाका होता है वहाँ मौजूद कई टीचर्स की जान चली जाती है। उधर जोई हार नहीं मानती, वो लगातार बच्चों को खिड़कियों से बाहर निकलने में मदद करती रहती है। लेकिन तभी एना की नजर उस पर पड़ जाती है। एना गोली चलाती है जो जोई के पैर में लगती है। घायल हालत में भी जोई भागती है और एक ऐसे कमरे में छिप जाती है जो रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा होता है ताकि वो उनके बीच खुद को छुपा सके। जोई सांस रोके वहीं छिपी रहती है। जैसे ही एना उसके पास पहुंचती है, जोई अचानक उस पर टूट पड़ती है। वो एना से बंदूक छीन लेती है और उसे खत्म कर देती है। उधर मैथ्यू बेहद खुश है। हर न्यूज चैनल पर वही छाया हुआ है। लुइस के लाइव स्ट्रीम की वजह से अब उसे 5 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं और वो खुद को दुनिया का सबसे मशहूर इंसान समझने लगता है। इसी बीच पुलिस स्कूल के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन क्रिस बाहर खड़े होकर लगातार फायरिंग करता है ताकि पुलिस अंदर घुसने की हिम्मत ही ना कर सके। जब मैथ्यू की गर्लफ्रेंड एना फोन नहीं उठाती तो वो किप को उसे ढूंढने भेजता है। रास्ते में किप की नजर जोई पर पड़ जाती है और वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और उसकी बंदूक दूर गिर जाती है। जोई तुरंत मौका पकड़ती है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जोई उसे घसीटकर स्कूल के सिनेमा हॉल में ले जाती है और जंजीरों से बांध देती है। वहीं बैठी जोई को फिर से अपनी माँ की याद आती है, जैसे वो उसे हिम्मत दे रही हो कि अब उसे मजबूत बनना होगा और इस डर का सामना करना होगा। कुछ देर बाद जब किप को होश आता है तो वो जोई को खुद से बातें करते देख हंसकर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं भी डिप्रेशन में खुद से बातें करता हूँ। जोई सवाल करती है कि उसने ये सब क्यों किया। किप बताता है कि उसके चेहरे पर सफेद दाग होने की वजह से बचपन से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि टीचर्स भी। जोई गुस्से में कहती है कि इसमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी। वो चाहे तो उसे मार सकती है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक टीचर मिलती है जो बच्चों को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पा रही। जोई तुरंत बाहर खड़े एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और बताती है कि सभी न्यूज चैनल स्कूल को कवर कर रहे हैं। वो समझाती है कि अगर कैमरों में बच्चों को पीछे के दरवाजे से निकलते हुए दिखा दिया गया तो मैथ्यू सब देख लेगा, क्योंकि वो लाइव न्यूज भी देख रहा है, और अगर उसे पता चल गया तो वो बच्चों को तुरंत मार देगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात समझ जाता है और न्यूज वालों को वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन एक चैनल की लापरवाही से ये खबर लीक हो जाती है और मैथ्यू लाइव टीवी पर सब देख लेता है। गुस्से से भरा मैथ्यू तुरंत किप को कॉल करता है, लेकिन इस बार फोन जोई उठाती है। वो शांत आवाज में कहती है, एना अब जिंदा नहीं है और किप उसके कब्जे में है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। मैथ्यू गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, किप को तुरंत मेरे सामने लाओ, वरना हर 5 मिनट में एक स्टूडेंट मरेगा। अपनी बात साबित करने के लिए वो बिना देर किए एक लड़की को गोली मार देता है और ठंडी आवाज में कहता है, समय शुरू हो चुका है। उधर जोई तुरंत किप के पास पहुंचती है और उसे एक आखिरी मौका देती है। वो कहती है, अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो, मासूम बच्चों को बचाओ ताकि लोग तुम पर हंसे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ताली बजाएं। जोई की बात किप के दिल तक पहुंचती है और वो बदलने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान जोई के पिता हान अपनी स्नाइपर गन के साथ स्कूल के पास पहुंच चुके होते हैं। वो दूर एक सुरक्षित जगह से निशाना साधते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। जब जोई मैथ्यू के सामने आती है तो मैथ्यू उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसे ये चुनने का मौका देगा कि वो कैसे मरना चाहती है। तभी अचानक किप वहाँ पहुँचता है और उन पर बंदूक तान देता है। वो सबको हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, क्रिस गुस्से में ट्रिगर दबा देता है और किप वहीं ढेर हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोई लुइस को लेकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे एहसास होता है कि लुइस के पेट में गोली लगी है। वो किसी तरह उसे सहारा देकर एक सुरक्षित जगह तक ले जाती है और उसे आराम करने के लिए लेटा देती है। अब जोई एक बड़ा फैसला लेती है। वो खुद क्रिस का ध्यान भटकाने के लिए अकेले निकल पड़ती है। वो क्रिस को अपने पीछे पीछे स्कूल की लैब तक खींच लाती है। क्रिस पूरी तरह जुनून में डूबा हुआ है और कहता है, आज या तो मैं बचूंगा या तुम। मुझे जेल से नहीं, बस तुम्हें खत्म करने की परवाह है। जोई तेजी से सोचती
पहुंचती है और लैब की गैस चालू कर देती है ताकि उसका ध्यान बट सके, लेकिन क्रिस उसे देख लेता है और एक जोरदार वार से उसे बेहोश कर देता है। अब वो बंदूक तान कर जोई को खत्म करने ही वाला होता है। तभी एक गोली की आवाज गूंजती है। दूर से हान ने सटीक निशाना लगाते हुए क्रिस के सिर में गोली मार दी होती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन गोली की आवाज से पुलिस को हान की लोकेशन मिल जाती है और वे उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब जोई को होश आता है तो उसे समझ आता है कि उसके पिता ने ही उसकी जान बचाई है। वो क्रिस का फोन उठाती है और मैथ्यू को कॉल करती है और इस बार वो उसके दिमाग से खेलना शुरू करती है। वो कहती है, तूने ये सब सिर्फ मशहूर होने के लिए किया था, लेकिन याद मुझे रखा जाएगा क्योंकि मैंने तेरी पूरी गैंग को खत्म किया और बच्चों को बचाया। तू बस एक घटिया कातिल बनकर रह जाएगा। ये सुनकर मैथ्यू पूरी तरह बौखला जाता है और अपना आखिरी दाव खेलता है। वो गाड़ी में लगे सारे बॉम्ब का टाइमर चालू कर देता है ताकि पूरे स्कूल को उड़ा सके। फिर वो एक बॉम्ब से भरा डिब्बा उठाता है, एक स्टूडेंट को पकड़ता है और कैफेटेरिया से बाहर निकल जाता है। जोई छुपकर ये सब देख रही होती है। जैसे ही मैथ्यू वहाँ से निकलता है, जोई तुरंत कैफेटेरिया में पहुँचती है और सभी बच्चों को चिल्लाकर बाहर भागने को कहती है। लेकिन तभी उसकी नजर टाइमर पर पड़ती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने कम समय में सबको बाहर निकालना नामुमकिन है। एक पल के लिए जोई रुकती है, फिर बिना कुछ सोचे अपनी जान जोखिम में डालते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और उसे पूरी रफ्तार से स्कूल बिल्डिंग से दूर ले जाने लगती है। गाड़ी जैसे ही स्कूल बिल्डिंग से दूर पहुंचती है, अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। धुएं और आग के बीच जोई अपनी जान दांव पर लगाकर सारे बच्चों को बचा लेती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जोई तुरंत वापस स्कूल के अंदर जाती है मैथ्यू को ढूंढने के लिए। उधर पुलिस भी अंदर घुस चुकी होती है, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता। वे जोई को ही घेर लेते हैं क्योंकि उनकी नजर में वही संदिग्ध है। तभी पास के एक कमरे में जोरदार धमाका होता है। पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है। उन्हें लगता है कि यही मैथ्यू है और वो उसी धमाके में मारा गया। कुछ देर बाद हालात काबू में आ जाते हैं और जोई सुरक्षित बाहर आ जाती है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है, उसके साहस की तारीफ करता है और माफी मांगता है कि उन्होंने गलती से उसे ही पकड़ लिया था। इसके बाद जोई अपने पिता से मिलने जाती है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ होता है। वो उन्हें गले लगाकर धन्यवाद देती है क्योंकि आज वो जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वो आदमी चुपचाप भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और उसका हुलिया बदला हुआ होता है। जोई एक पल में समझ जाती है वो मैथ्यू है, जिंदा। मतलब जो लाश मिली थी वो उसकी नहीं थी। बिना समय गंवाए वो अपने पिता से पूछती है, गन कहाँ है? पिता बताते हैं कि पुलिस ने उसे पास खड़ी गाड़ी में रखा है। जोई मौका देखकर वहाँ से गन निकाल लेती है और दबे पांव मैथ्यू का पीछा करने लगती है। मैथ्यू भागते भागते जंगल के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और कुछ देर के लिए रुकता है। यही मौका होता है। जोई वही पोजीशन लेती है, वही सांस रोकती है जैसा उसके पिता ने सिखाया था और फिर ट्रिगर दबाती है। गोली सीधा मैथ्यू के सीने में लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। जोई उसके पास खड़ी होकर कहती है, तुम जैसे इंसान को मरने से पहले तड़पना ही चाहिए, और उसे वहीं छोड़कर मुड़ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँचती है। वे सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन इस बार वे जोई को कुछ नहीं कहते क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो वही हीरो है जिसने दर्जनों मासूम जिंदगियां बचाई हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।